आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो थोड़ा सा पीछे हम बात करना चाहेंगे कि आप लोगों को पता है कि आपने देखा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या पैदा करता है भाई? करंट कैरिंग कंडक्टर क्या पैदा करता है? पिछले चैप्टर में देखा था, करंट कैरिंग कंडक्टर डेवलप्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? मतलब कि अगर कोई तार है और तार से हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, ठीक। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड से हम तार में करंट फ्लो करा सकते हैं क्या? यानी रिवर्स कहता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन डेवलप करंट और नॉट। बस में कि नहीं, यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जन्म होता है। और ये सवाल लेकर सबसे पहले जो लड़का आया था, उस लड़का का नाम था माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे के दिमाग में एक सवाल आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी मदद से किसी तार में करंट बहाया जा सकता है? ठीक है, और इसका जवाब मिला क्या? यस, हाँ। और ये हाँ कैसे हुआ, कहां हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद माइकल फैराडे के नाम पे। ठीक है, तो देखते हैं। तो माइकल फैराडे कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार करें, जिस एक्सपेरिमेंट सेटअप में उनके पास एक सोलेनॉइड था। कहानी सुनना बेटा, कहानी ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहानी से ही सारी कहानी है। उनके पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है ना। और वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैग्नेट से लेके करंट वरेंट बनाना चाह रहे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, टाइम पास चल रहा था उनका अपना टिम टाम। तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ करंट। तो अगर इस सोलेनॉइड से करंट फ्लो करे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो वो जो काम कर रहे थे उस काम में उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो बड़े परेशान थे और उनके हाथ में एक मैग्नेट पड़ा हुआ था। तो उन्होंने चिढ़ के एक मैग्नेट को, जिससे वो काम कर रहे थे, जैसे कि हम लोग कभी कई बार, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे, गणित का सवाल फंस गया। गणित का सवाल फंस गया, 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट किया, नहीं बना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, चिढ़ के हमने जो है कलम घुमा के फेंक दिया। तो वैसे ही इन्होंने कुछ काम कर रहे थे मैग्नेट के तरीके से, मैग्नेट को हाथ में लेके और कुछ काम कर रहे थे, और वो मैग्नेट से उनका काम हो नहीं पा रहा था। तो वो चिढ़ के मैग्नेट को घुमा के फेंक दिए। और जब उन्होंने घुमा के मैग्नेट को फेंका तो इत्तफाकन ये मैग्नेट इस सोलेनॉइड के बगल से गुजरा। कुछ यूं चला गया मैग्नेट, सोलेनॉइड के बगल से होते हुए गुजरा। तो जब सोलेनॉइड के बगल से होते हुए मैग्नेट गुजरा तो उन्होंने देखा कि इसमें एक डिफ्लेक्शन आ गया। किसमें? गैल्वेनोमीटर में। उन्होंने देखा गया कि इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन कुछ आ गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। मान लो ये अजित टाइप या प्रथमेश टाइप का आदमी तो भूत भूत कह के भाग जाता, क्योंकि करंट आने की गुंजाइश तो तभी है जब इसमें सेल लगा होता। कुछ इस तरह का सेल अगर सोलेनॉइड में हम लगा दिए होते
तो इसमें करंट गुजर जाता, बात तो सही है। लेकिन मैटर हो गया, बिना सेल का गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, और बिना सेल का जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर से करंट गुजरा बिना सेल के। लेकिन कब? जब मैग्नेट इस सोलेनॉइड के बगल से गुजर रहा था। गुजर के आगे निकल गया तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। उनको बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ी आश्चर्य हुई, बोले ये क्या हो गया भाई। उन्होंने फिर उस मैग्नेट को पास लाया तो देखा फिर डिफ्लेक्शन हुआ। दूर ले गए तो भी डिफ्लेक्शन हुआ। लाके एक जगह रख दिए स्थिर तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बात समझ? मतलब कि उनके पास जो सेटअप था, जिस सेटअप में सोलेनॉइड था, उस सोलेनॉइड में गैल्वेनोमीटर लगा था, कोई सेल वेल नहीं था। और जब उन्होंने मैग्नेट को पास लाया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उन्होंने जब मैग्नेट को दूर ले गए तो भी उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जब मैग्नेट को उन्होंने स्थिर रख दिया, रेस्ट पे रख दिया सोलेनॉइड के बगल में, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बात समझ? अच्छा, एक और चीज उन्होंने साथ में नोटिस करा कि पास लाने वक्त से जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन था, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूर ले जाने वक्त डिफ्लेक्शन था। बात समझ कि नहीं? तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से 4 बातें रखी। क्या क्या रखी उनको देख लेते हैं। कि व्हेन magnet is brought near the solenoid, when magnet is brought near the solenoid, जब मैग्नेट को सोलेनॉइड के नजदीक लाते हैं, then galvanometer connected to solenoid shows deflection. Same thing is observed when magnet is taken away from solenoid. जब पास लाया गया तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा, जब दूर ले जाया गया तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा। ठीक है, लेकिन इसमें मजेदार बात क्या थी? नोटिसेबल पॉइंट क्या था? कि इन बोथ द केसेस डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बड़ा नोटिसेबल बात था। ठीक है ना? द नोटिसेबल पॉइंट ये था कि पास लाने में जिस दिशा में डिफ्लेक्शन हुआ, उसके ठीक अपोजिट दिशा में डिफ्लेक्शन हुआ दूर ले जाने में। बात समझ कि नहीं? अच्छा, तीसरी अगली पॉइंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये आती है कि इफ magnet is kept at rest, तो no deflection is noticed, कोई डिफ्लेक्शन नोटिस नहीं किया गया। नोट कर लो इसे। हम पानी लेके आते हैं।
समझ में आया सबको? हाँ। किसी के अंदर कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नहीं। जल्दी लिखो। प्रणव, प्रणव, हाँ यस सर बोलिए। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे बढ़े, पेज को आगे बढ़ाएं। नोट कर लिया सबने? अब आगे की चर्चा देखो, आगे बढ़ते हैं। यानी कि कुछ बातें को समझ लिया जाए और भी बेहतर बात हो जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैग्नेट के मैग्नेट के पास या दूर जाने पर सोलेनॉइड में करंट बना। कैसे पता करंट बना? कैसे पता करंट बना? करंट बना तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। मैग्नेट के पास या दूर जाने पे सोलेनॉइड में करंट बना। तो जब करंट बना तो ओम साहब ने क्या कहा था? ओम साहब ने कहा था कि जब करंट बना तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट हो नहीं सकता। बात समझ आई? और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ईएमएफ भी नाम देते हैं। यानी कि दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि मैग्नेट के पास या दूर आने जाने पर सोलेनॉइड में पोटेंशियल डिफरेंस बना या ईएमएफ बना, और इस पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बनने के कारण करंट बना। बस में कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, तीसरी बात कि पास आने पर करंट का डायरेक्शन कुछ और था, और दूर जाने पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। बात समझिए? इसका मतलब ईएमएफ जो है ये अपना टर्मिनल दूर आने और पास जाने पे बदल रहे हैं। बताया था ना एसी? एसी याद आ रहा है? एसी करंट एक क्षण इधर बहेगा तो अगले ही क्षण इधर फ्लो करेगा, एक क्षण इधर फ्लो करेगा तो अगले ही क्षण, क्योंकि उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं वो अपना टर्मिनल्स लगातार हर क्षण बदलता रहता है। तो यहीं से एसी का कॉन्सेप्ट आया। अब समझ में आ रही बात की नहीं? हेलो, हेलो, समझ में आई बात? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। तो
फैराडे के दिमाग में सवाल आया कि क्या मैग्नेट को ही दूर और पास ले जाने पे होगा क्या, इसका उल्टा करते हैं। तो उल्टा उन्होंने किया। तो उल्टा करने पे उन्होंने क्या किया, उल्टा करने पे अब उन्होंने मैग्नेट को रेस्ट पे कर दिया। पिछली दफा कौन रेस्ट पे था, सोलोनॉइड। आगे पीछे कौन होता, मैग्नेट। अब उन्होंने मैग्नेट को रेस्ट पे कर दिया और सोलोनॉइड अलोंग विद द गैल्वेनोमीटर इसको आगे पीछे करने लगे। तो जब आगे किया तो डिफ्लेक्शन दिखा, पीछे किया तो डिफ्लेक्शन दिखा, रोक दिया तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। बात सुन आई? यानी कि जब उन्होंने मैग्नेट को आगे पीछे किया तो भी करंट दिखा, सोलोनॉइड को आगे पीछे किया तो भी करंट दिखा। तो ये तो रहा उनका ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या पाया, तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं तुम लोगों को, जो पीछे लिखा था वही लिखेंगे, लेकिन अब और थोड़ा सा बड़े स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, कि माइकल फैराडे observed that when there is relative motion between magnet and solenoid, then EMF is induced in the solenoid. This is also termed as coil. In future it may be possible that I will use the word coil also. ठीक है ना? कोई डाउट? दूसरा उन्होंने क्या पाया कि the direction of induced current या induced EMF भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो, depends on nature of relative motion between coil and magnet. समझ में आई बात? नोट कर लो, ठीक है? तो उन्होंने पा लिया अब तक करंट, अब तक माने आज की तारीख में नहीं, अब तक मतलब जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, हम अब तक माने पास्ट की बात कर रहे हैं। अब तक करंट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो क्या था, सेल लगा के ईएमएफ बनाना, ईएमएफ से करंट फ्लो कराना। लेकिन आज करंट पाने का एक और तरीका मिल गया, ईएमएफ पाने का एक और तरीका मिल गया। क्या? कि मैग्नेट को आगे पीछे करना, बिना सेल के करंट मिल रहा है, ठीक है? अब करंट पाने के लिए किसी सेल की जरूरत नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाया जा सकता है। जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा था पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा रहा है। समझ में आई बात सबको? क्लियर है? और इसी फेनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ? को डाउट एंड प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? हेलो हेलो? नहीं सर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हमने एक नया चीज देख लिया। क्या देख लिया? कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर ईएमएफ कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड with the
हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस वेरी phenomenon is known as what? Electromagnetic induction. Note it. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? आपको ईएमएफ बनाना है या करंट बनाना है, किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, सेल की मदद से नहीं, ठीक है ना? इसी चीज को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके फादर कौन थे? माइकल फैराडे। और ये कैसे निकला? एक्सीडेंटली निकला, झटके में। ना उनको गुस्सा आया होता, ना उन्होंने मैग्नेट फेंका होता, ना मैग्नेट को सोलोनॉइड के बगल से गुजरा होता, ना सोलोनॉइड में गैल्वेनोमीटर लगा होता, ना डिफ्लेक्शन होता, ना ये बात आ जाती। बात समझ आई कि नहीं? कोई डाउट किसी को? अब तो भाई ये बात तो हो गई, तो अब इसको एक्सप्लेन भी करना है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देना है। और ये सारी जिम्मेदारी किसकी? माइकल फैराडे की। बीच में लेंज अंकल भी आए हैं, वो भी अपनी बात कुछ कह गए हैं, उनकी भी बात समझ ली जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हाँ वाह बेटा, बहुत सही। तो इसको एक्सप्लेन करने के पहले थोड़ा सा एक चीज बता दें, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, डिनोटेड बाय सिंबल फाई। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस intersecting the given area perpendicularly. This is very important. Number of field lines intersecting the given area perpendicularly is known as magnetic flux. ठीक है, it is denoted by symbol phi. क्लियर है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका देख लेते हैं। तो phi is equal to b dot dA का इंटीग्रेशन, यानी कि b dA cos थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीए वेक्टर। ठीक है, कोई डाउट? और डीए वेक्टर के बारे में जानते हो कि समझाना पड़ेगा? प्रणव, मिस्टर प्रणव, सर। डू यू नो अबाउट डीए वेक्टर? नो सर। ठीक है, बताते हैं। बाकी बच्चे आप लोग डीए वेक्टर के बारे में जानते हैं? दोर्गे, बंकर, अनुराग, भक्ति वगैरह 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 एंड वगैरह। जरा एक बार जरा हाथ उठा के दिखाओ तो, जो डीए वेक्टर के बारे में नहीं जानते, अपना अपना हाथ उठा के दिखाओ। प्रथमेश नहीं जानता डीए वेक्टर के बारे में, और कौन नहीं जानता डीए वेक्टर के बारे में? चलो कोई बात नहीं, सबको बताते हैं डीए वेक्टर क्या होता है। तो डीए वेक्टर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम ये कोई एक प्लेन शीट है। तो इस प्लेन शीट के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा ना, यही डीए वेक्टर होगा। यानी कि डीए वेक्टर
is perpendicular to given plane. मैथ्स वालों को थोड़ा सा एक और आइडिया दे देते हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होता है? ax plus by r plus डॉट एन cz कैप इज इक्वल टू डी. यही होता है ना जनरल इक्वेशन? r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी. तो ये एन कैप जो है ना, यही डी ए वेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन. बात समझ आ रही कि नहीं? और बायो वाले बस इतना ही समझें, कुछ ज्यादा नहीं समझना है, कि अगर ये कोई प्लेन है तो इस प्लेन का जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा. बात समझ आई कि नहीं? कोई डाउट? अगर मान लो कोई प्लेन ऐसे आड़ा तिरछा रखा हुआ है, कुछ यूं रखा हुआ है, कुछ यूं, तो इसका डीए वेक्टर ये बनेगा, इस पे परपेंडिकुलर. हमेशा एरिया वेक्टर जो होगा वो अपने प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा. समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो हेलो. हाँ समझ में. ठीक. तो ध्यान से देखा जाए तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीए वेक्टर, तो डीए वेक्टर क्या है? डीए वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया होगा हमेशा. वही मेरा थीटा है. इसको और भी बेहतर तरीके से अभी हम समझाएंगे, समझने की कोशिश करोगे समझ जाओगे. अच्छा, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है. तो डॉट प्रोडक्ट अगर है तो जो मेरी फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होगा? स्केलर होगा ना, क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट है. अच्छा, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है बेटा वेबर, डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी. वेबर, वेबर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये वेबर पड़ा. ठीक है ना? कोई डाउट? इसकी एक और यूनिट हो सकती है क्या? टेस्ला मीटर स्क्वायर. ये भी हो सकती है. कैसे? बी का टेस्ला, ए का मीटर स्क्वायर. कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए. हेलो हेलो. चलो अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन लिखो. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला intersects a square sheet of side 5 centimeter such that B intersects the sheet at angle 30 degree. Find the magnetic flux linked with the sheet. क्वेश्चन पढ़ देते हैं. Magnetic field of 0.5 Tesla intersects a square sheet of side 5 centimeters such that magnetic field intersects the sheets at an angle 30 degree. Find the magnetic flux linked with the sheet. करो इसको. Do it. कर लिया? आंसर आ गया बेटा? नहीं आया? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग. ठीक है? तो जब क्वेश्चन को समझेंगे
ये कोई मेरी एक प्लेन शीट है, ठीक है, ये कोई मेरी प्लेन शीट है, और इस प्लेन शीट पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरसेक्ट करती है कुछ यूं, बी, जो कि शीट से कितना एंगल बनाती है बेटा? 30 डिग्री। फिगर क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आई बात? अब तो फॉर्मूले से बनाए कि डेफिनेशन से बनाए? दोनों से एक ही आंसर आएगा। व्हाट यू थिंक, हम इसको कैसे बनाए, फॉर्मूले से कि डेफिनेशन से? डेफिनेशन से। चलो, V intersecting the plane perpendicularly, इसका क्या है डेफिनेशन? फाई का डेफिनेशन है B इंटरसेक्टिंग द प्लेन परपेंडिकुलरली। बात सुन आई? तो अब ये बताओ कि ये B इस प्लेन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं कर रहा। परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता तो 90 डिग्री एंगल बनाता ना बेटा। नहीं समझ में आ रही बात? तो हम करेंगे क्या, बी को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। वी आर गोइंग टू रिजॉल्व बी इनटू टू कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट ये होगा जो कि मेरे प्लेन पे लाई कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट वो होगा जो मेरा प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया हमने बी डैश, और इसको नाम हमने दे दिया बी डबल डैश। तो यहां पे जो होगा वो होगा बी डैश ए होगा, यही होगा मेरा फ्लक्स। बी डैश ए क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ, आप देखो यहां पे हमने डेफिनेशन लिखाया है, क्या लिखाया है? फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो हमें हर फील्ड लाइन से नहीं मतलब है, हमें उन्हीं फील्ड लाइन से मतलब है जो गिवन एरिया को कैसे इंटरसेक्ट करे बेटा? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे। तो ये तो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, तो जब परपेंडिकुलरली नहीं इंटरसेक्ट करे तो ना करे। वी आर सपोज टू रिजॉल्व इट, हमने इसे क्या करा? रिजॉल्व कर लिया, बस सिंपली। बात नहीं समझ आई? हमने इसे क्या किया? सिंपली रिजॉल्व कर लिया, और रिजॉल्व करके हमने इसका जवाब ला दिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये देखो, ये कितना होगा बेटा? तो बी डैश कितना हो जाएगा? बी साइन 30 होगा कि नहीं होगा? डॉट ए। बी साइन 30 क्यों होगा? क्योंकि थीटा का पड़ोसी कॉस कंपोनेंट होता है, तो जो पड़ोसी नहीं वो साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो कितना हुआ? बी कितना है मेरा? 0.5। साइन 30 कितना हो गया? 1/2। और ए कितना हो गया? 25 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। बात सुनाई? अब डेफिनेशन से बात करते हैं, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले क्या कहता है? बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या बता दिया? परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या बताता है? परपेंडिकुलर होता है।
किसके किसके बीच में? तो एरिया वेक्टर कौन बनेगा रे बेटा? एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर कौन बनेगा? ऑब्वियसली एरिया वेक्टर इसका ये बनेगा, दिस विल बी इट्स एरिया वेक्टर। ठीक है, दिस विल बी इट्स एरिया वेक्टर, this will be its area vector. Are you getting my point or not? ये बनेगा इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन पे नॉर्मल होता है। तो यही हुआ मेरा डीए वेक्टर। तो डीए वेक्टर और बी के बीच में ये एंगल कितना है? ये एंगल कितने का होगा बेटा? ऑब्वियसली 60 का होगा कि नहीं होगा? बस में ही। तो ये कितना हो जाएगा? बी ए कॉस 60। बी हो गया कितना? 0.5। ए कितना हो गया? 25 इंटू 10⁻⁻⁴। कॉस 60 कितना हो गया? 1/2। तो सेम आंसर आया कि नहीं दोनों में? हेलो हेलो, समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, आ गई। प्रणव, हाँ सर आ गई। समझ में आई बात? हाँ सर। नोट कर लो। बताओ, तुम लोग गॉस थ्योरम पढ़ गए और तुम लोग को एरिया वेक्टर नहीं पता है? हैं? ये बहुत गंदी बात है। तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम फिर से पढ़ाएंगे। तुम लोग को अब थोड़ा सा हम डांट लगा दें। तुम सब बेवकूफ हो, नालायक हो, बदतमीज हो। बस की और। हेलो अनुराग, अनुराग, हाँ सर। 3 गालियों में पेट भर गया कि एक आध और? हम्म? और भी तो पता है शरीर ना यार, 3 में पेट भर लो। एरिया वेक्टर आपको पता होना चाहिए था बेटा। बिना इसके गॉस कैसे तुम लोग पढ़ लिया? आश्चर्य की बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। सर पता था। तो बोले क्यों? बोले क्यों नहीं? बोले। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हमने फ्लक्स क्यों पढ़ाया, अब ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है बी ए कॉस थीटा। यानी फ्लक्स जो है वो कितनी बातों पे डिपेंड कर रही है? बी पे, ए पे और थीटा पे। तो अगर इन तीनों में से कोई एक या कोई दो या तीनों बदल दी जाए तो फ्लक्स बदल जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? अगर बी की ही वैल्यू बढ़ा दें या घटा दें तो फाई बदल जाएगा। ए की वैल्यू बढ़ा दें या घटा दें तो भी फाई बदल जाएगा। थीटा की वैल्यू भी अगर बदल दे तो भी बदल जाएगा। इन दोनों की वैल्यू बदल दे तो भी बदल जाएगा। इन दोनों की वैल्यू बदल दे तो भी बदल जाएगा। इन तीनों की वैल्यू बदल दे तो भी बदल जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 बातों पर डिपेंड कर रही है। यह बात समझ में आई? कोई डाउट? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये मेरा एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट से ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, कुछ यूं, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी। और ये मैग्नेट की ये एक्सियल लाइन हो गई। या ऑब्वियसली क्या हो गई? एक एक्सियल लाइन हो गई। ठीक, ये उसकी सेंटर से ये क्या हो गई? सेंटर से ये दूरी आर हो गई। जिस पॉइंट की भी चर्चा कर ले, चाहे इस पॉइंट की, चाहे इस पॉइंट की, चाहे इस पॉइंट की। तो बी क्या होता है? म्यू नॉट 2 m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और यहां पे हमने एक सोलेनॉइड रख दिया विद अ गैल्वेनोमीटर। रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो ये फील्ड लाइंस बी जो है
इस एरिया से लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है? ये फील्ड लाइंस इस एरिया से लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो फील्ड लाइंस है भी एक्सियल लाइन का, एरिया हो गया कॉइल का। तो एरिया और फील्ड लाइन जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? फ्लक्स बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? हेलो, बना। बना। तो जब फ्लक्स बना तो तुम बात बताओ हमको, एक बात बताना, जब हम इसको इसके पास ला रहे हैं तो इससे लिंक्ड फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ बेटा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना लगातार। हाँ। और जब इसको दूर ले जाएंगे, इसी मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये आर बढ़ती जाएगी। ये आर बढ़ती जाएगी तो बी कम होता जाएगा। बी कम होता जाएगा तो फ्लक्स भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बात नहीं समझी? सिमिलरली मैग्नेट को अगर हम रेस्ट पे कर दें, मैग्नेट को रेस्ट पे कर दिया, इसको पास ला रहे हैं तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, इसको दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स घटेगा। लेकिन अगर इन दोनों को रेस्ट पे डाल दिया, किस पे डाल दिया? रेस्ट पे, कुछ यूं, तो क्या दोनों में फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। उतना ही रहेगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि फैराडे साहब ने कहा, माइकल फैराडे का लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 1 क्या है? लॉ व्हेन फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल changes, then EMF induced in the coil। बात समझी? जब किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसके अंदर क्या होगा? ईएमएफ बनेगा। बात समझ आई? कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? हेलो पायल, समझी तू? हेलो, क्या बोल रही है? हमको समझ में नहीं आया, लिख के भेज। हाँ ना, कुछ लिख के भेज। और माइकल फैराडे का लॉ 2, लॉ 2 क्या है बेटा? द वैल्यू ऑफ EMF induced is directly proportional to rate of change of flux। ये लॉ 2 है। एक तो कहता क्या है कि अगर फ्लक्स बदलेगा किसी कॉइल से लिंक्ड तो ईएमएफ बनेगा, किसमें? कॉइल में। और दूसरा क्या कहता है कि कितना ईएमएफ बनेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? कि उसका फ्लक्स कितनी तेजी से बदल रहा है। यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम। यह है लॉ 2 का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बात समझ? को डाउट? अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? एक कांस्टेंट की। तो लिख सकते हैं क्या? ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी, जहां एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। बात समझ? तो एन डॉट डी, फाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा बाई डी टी,
इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। बात में कोई डाउट? अब यहां पे एक और बात बता दे, यहां पे एक माइनस साइन भी लगेगा, यहां भी एक माइनस साइन लगेगा और यहां भी एक माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन बाद में आया, अब वो भी किसके आया? लेंज के चलते। तो ये माइनस साइन का भी खेल बताएंगे, फिलहाल इन सबको नोट कर लो। आए बेटा? पीछे। हाँ, माइनस साइन का भी खेल बताएंगे, पहले इन सब का नोट कर लो। हो गया। हाँ बेटा, हो गया। हो गया? अगले पेज को भी नोट कर लो। आगे बढ़े, नोट कर लिया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस साइन क्यों आया, कहां से आया, किस लिए आया, किसने लाया, कैसे लाया, ये सब पे भी चर्चा करने के पहले हम लोग समझ लेंगे जरा लेंज साहब को। और इन्होंने दिया था एक लेंज लॉ, और फिर तुमको समझ में आएगी कि माइनस साइन क्यों आया। ठीक है? तो अगर हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, जरा समझाना। हम तुमको दो जनरल संबंध बनाते हैं, एक बेटा का और एक बाप का, और तुमको एक वर्ड हम देते हैं ईएमएफ, और एक वर्ड देते हैं d∅dt, यानी कि चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स और ईएमएफ। तो प्रणव बताओगे कि बाप कौन है और बेटा कौन है? प्रणव, 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 हमें सुन पा रहे हो? प्रणव, हमें सुन पा रहे हो? प्रणव नहीं है, छोड़ो। हाँ पायल, पायल तू सुन पा रही है बेटा? पायल, हाँ सर। तो बता, बेटा की तौर पे कौन बिहेव करेगा, बाप की तौर पे कौन बिहेव करेगा? बाप चेंज इन फ्लक्स। बहुत बढ़िया, शाबाश, दौड़गे। बाप बनेगा चेंज इन फ्लक्स d∅dt, और बेटा कौन बनेगा? ईएमएफ। क्योंकि ईएमएफ के बनने का कारण कौन है? चेंज इन फ्लक्स। दिस इज कॉज। बात समझ? यानी बाप की तरह कौन है? चेंज इन फ्लक्स। और जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो ही ईएमएफ बन रहा है, ना कि ईएमएफ। तो इसमें फ्लक्स का बदलना जरूरी है ईएमएफ के होने के लिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो लेंज साहब ने कहा था क्या, कि जो बेटा होगा वो बाप को अपोज करेगा। ठीक है? जो बेटा होगा वो हमेशा बाप को क्या करेगा? अपोज करेगा। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है,
ये यूनिवर्सल लॉ है। वो चाहे पाठक के साथ उनके बाप का संबंध हो, या शशांक पांडे के साथ उनके बाप का संबंध हो, या अजीत दोर्गे के साथ का हो। बेटा पढ़ लो, अच्छा बाद में पढ़ेंगे ना, बेटा मत खेलो कल टेस्ट है, अरे 2 मिनट खेल लेते क्या दिक्कत है, होता है कि नहीं ऐसा क्यों भाई? तो लेंज लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है। लेंज लॉ क्या कहता है कि बेटा हमेशा बाप को अपोज करेगा, बेटा जो होगा वो बाप को हमेशा अपोज करेगा। दिस वेरी थिंग इज लेंज लॉ। लेकिन परीक्षा में ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर वहां काट दिया जाएगा, नंबर वहां काट दिया जाएगा। वहां पे क्या लिखोगे लेंज लॉ को? तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू लेंज the EMF induced always oppose the cause of its induction, that is change in flux। बात समझ आई? लेंज ने क्या कहा था कि जो ईएमएफ बनेगा वो हमेशा अपोज करेगा उस कारण को जिस कारण के कारण वो बना। और वो किसके कारण बना? वो चेंज इन फ्लक्स के कारण बना। बात नहीं समझ में आई? हेलो हेलो, ठीक है? हाँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे ये माइनस साइन लगा। दिस माइनस साइन इज ओनली ड्यू टू लेंज, यानी कि जो ईएमएफ बन रहा है वो अपोज करेगा किसको? चेंज इन फ्लक्स को। जो ईएमएफ बन रहा है वो अपोज करेगा किसको? चेंज इन फ्लक्स को। कैसे अपोज करेगा, कहां अपोज करेगा, किस लिए अपोज करेगा, कितना अपोज करेगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बायो वाले सर आ चुके हैं। आज के लिए धन्यवाद। समझ में आई बात सबको आज की? तो आज नमस्ते करें। हाँ। चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर टुडे।